यह वीडियो मेरी रूपकुंड यात्रा को दर्शाती है, जिसे मैंने 2022 में चालू किया था, पर वह 2024 में समाप्त हुई। मैं यह बात अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि अक्टूबर 2022 मौसम के मामले में कुछ खासा ही खराब था। अक्टूबर के पहले हफ्ते पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, जिससे जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। बदकिस्मती से मेरा ट्रैक उन्हीं दिनों में था। पहले मैंने और विजय ने रुद्रनाथ जी का ट्रैक किया और फिर हम काकभुसुंडी ट्रैक के लिए गए, पर उस बर्फबारी के कारण वन विभाग ने हमारा परमिट रद्द कर दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रूपकुंड ट्रैक कर लें। इसलिए हम लोग रूपकुंड ट्रैक के लिए गोपेश्वर से कर्णप्रयाग होते हुए वाण गांव पहुंचे। यहां पहुंचने के लिए कर्णप्रयाग से ग्वालदाम वाले रास्ते में थराली नाम के एक स्थान से हमें बाईं तरफ मुड़ना होता है। थराली से वाण कोई 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, पर वह सड़क इतनी खराब थी कि हमें वहां पहुंचने में कोई 3.5 घंटे लग गए। रास्ते में हमें लोहाजंग नाम का वह मशहूर गांव भी मिला, जहां से एक दूसरा रास्ता रूपकुंड की तरफ जाता है। कई लोग रूपकुंड की यात्रा वहां से ही चालू करते हैं। रुद्रनाथ ट्रैक के बाद हर दिन मौसम निरंतर साफ होता जा रहा था। जब हम सुबह वांट पहुंचे तो तेज धूप खिली हुई थी और मौसम विभाग के हिसाब से अगले एक हफ्ते तक मौसम करीब करीब अच्छा ही रहने वाला था। सुबह धूप रहने का अनुमान था, पर दोपहर में बारिश या ओले पड़ने की संभावना थी। मनीष, जो कि इस ट्रैक को मैनेज कर रहा था, वह भी वहां तक पहुंचा नहीं था, पर उसने अपने दूसरे साथियों को फ़ोन से पहले ही सूचित कर दिया था, जिस कारण वह लोग मुझे वहीं मिल गए। प्लान के अनुसार वहां से हमारे साथ मनीष के अलावा 3 और लोग चलने वाले थे, राजू, गब्बर सिंह और मोहन पिमोली, जो कि अपने साथ 2 खच्चरों पर ट्रैक का सारा सामान लेकर जाने वाला था। जैसा कि हर ट्रैक में होता है कि पहले दिन कुछ समय सामान को ट्रैक के हिसाब से हमें दोबारा पैक करना पड़ता है। वह करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए। फिर हम लोग कोई 11 बजे के आसपास वहाँ से आगे के लिए निकल पड़े। गांव से कोई 1 किलोमीटर ऊपर तक सड़क जाती है। वहाँ पर लाटू देवता का एक मंदिर है। मंदिर के सामने घंटा बजाकर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा हमने इस अनसर्टेनिटी के साथ आरंभ की थी कि कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी शायद हमें इस ट्रैक के आखिरी हिस्से में समस्या पैदा करे। कम से कम मोहन का तो यही कहना था। वह कुछ दिनों पहले ही ऊपर से लौटा था और उसने ईमानदारी से हमें पहले ही आगाह कर दिया कि ऊपर स्थिति ठीक नहीं है और हम लोग यह ट्रैक यह मानकर ही करें कि हमारी मंजिल रूपकुंड नहीं बल्कि पाथर नचौनी होगी। वाण छोटा परंतु बहुत फैला हुआ गांव है। मकान बहुत दूर दूर तक बसे हुए हैं। इस साफ और चटकीले मौसम में आसपास की पहाड़ियां बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा कि लौटते वक्त उनको फुर्सत से निहारूंगा। अभी तो हमें वहां से आगे गैरोली पताल नाम के स्थान पर पहुंचना था। मुझे बताया गया था कि हम वाण से नीचे नीलगंगा नदी पर पहुंचेंगे और फिर वहां से गैरोली पताल तक की लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई मिलेगी।
उस चढ़ाई के आखिर में हम एक स्थान पर पहुंचे जहां से हमें आगे का रास्ता करीब करीब पूरा ही दिख रहा था। इसी पहाड़ी के ऊपर गैरोली पताल है और इस पहाड़ी के पीछे हमें पहली बार नजर आई त्रिशूल की चोटी। पर चूंकि उस ऊंचाई पर आसपास का दृश्य काफी अच्छा दिख रहा था, हम लोग वहां कुछ देर के लिए रुक गए। इस नदी को नीलगंगा कहते हैं, जो आगे जाकर पिंडार गंगा में मिल जाती है और फिर कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में। वैसे तो जंगल में भांति भांति के वृक्ष थे, पर सबसे अधिक मुझे बुरांश और बांज के पेड़ नजर आ रहे थे। और दूसरे ट्रैक्स की तरह यहाँ भी पूरा रास्ता झिंगुर की आवाज से गूंज रहा था। ज्यादातर ट्रैक्स के पहले दिन का रास्ता ऐसे ही घने जंगलों से होकर गुजरता है, अब वह चाहे किन्नर कैलाश हो, मदमहेश्वर या फिर शिखंड महादेव। क्योंकि मौसम अच्छा था, इस कारण चढ़ाई में काफी मजा आ रहा था। हमारे साथ अभी सिर्फ राजू चल रहा था। मोहन और गब्बर सिंह पीछे से सारा सामान लेकर आने वाले थे। मेरी उम्मीद के विपरीत हम लोग गैरोली पताल को 3.5 घंटे में ही पहुंच गए। मुझे बताया गया था कि नीचे नीलगंगा नदी से यह स्थान लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर मुझे यह दूरी उससे काफी कम लगी। वहां पर एक छोटा सा मंदिर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कमरा और टिन के शेड्स बने हुए हैं। हमने उनमें से एक शेड अपने लिए ले लिया। अभी तक रोशनी थी, जिसकी मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि अक्सर जब तक मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता हूं, अंधेरा हो चुका होता है। कुछ देर के बाद हमने देखा कि हमारे ऊपर की तरफ से सैकड़ों की तादाद में बकरियां और भेड़ नीचे आ रहे थे। क्योंकि अब ऊपर के इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई थी, इन मवेशियों को ऊंचाई से नीचे की तरफ लाने का समय आ चुका था। उन्नीस के आसपास दूरदर्शन में हिमालय दर्शन नाम का एक कार्यक्रम आता था, जिसमें हिमालय से जुड़े काफी किस्से कहानियों को दिखाया जाता था और उन कहानियों में ज्यादातर चरवाहों की कहानियां ही होती थी। इन लोगों को देखकर मुझे बार बार वह कार्यक्रम याद आता है। इन पहाड़ी चरवाहों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यह लोग ऊपरी हिमालय के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। इसका कारण यह है कि यह लोग लंबे समय तक ऊपरी इलाकों में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए रहते हैं। तो और क्या मतलब जड़ी बूटी में क्या होती है? नीम वगैरह होती है? बेल वाली नीम। चूंकि वह हमारे ट्रैक का पहला दिन था, थकान काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम लोग शेड के अंदर आराम करने लगे और फिर खा पीकर जल्दी सो गए, ताकि अगले दिन सुबह हम लोग जल्दी आगे के लिए निकल सके। अगले दिन सुबह शानदार मौसम में हम लोग आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। आज हमें अगले पड़ाव पर जाना था, जिसका नाम था पाथर नचौनी। मोहन और गब्बर सामान को खच्चरों पर चढ़ा रहे थे, वहीं मैं मनीष के साथ गपशप करने में लगा हुआ था। मनीष वाण से सुबह जल्दी चलकर 7 बजे तक ही वहां पहुंच गया था। चूंकि धूप अच्छी थी, हम लोगों ने राजू के बैग के पीछे अपना सोलर पैनल खोलकर लगा दिया, जिससे चलते चलते भी हमारे पावर बैंक्स चार्ज हो जाएं। और एक खास बात, उस स्थान पर
कहीं कहीं पर एयरटेल और जियो का मोबाइल सिग्नल भी मिल रहा था। हमें शुरू के कोई 2 किलोमीटर बांज के जंगलों से होकर बेदनी बुग्याल पहुंचना था। बांज को उत्तराखंड में हरा सोना भी कहते हैं। हमें अपने पीछे से कुछ और लोग आते दिखे जो आज सुबह ही वान से चले थे। उनके चाल को देखकर लगा कि वह लोग वहीं के लोकल्स होंगे। क्योंकि अब आगे बढ़ने पर हमारा व्यू और अच्छा होने वाला था, इसलिए पिछले दिन के मुकाबले आज ट्रैक को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित था। मनीष ने बताया था कि बेदनी बुग्याल पहुंचने से पहले ही एक स्थान से हमें गढ़वाल रेंज के हिमालय पर्वत नजर आते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था फटाफट वहां पहुंचने का। जाने कब बादल लग जाएं और वह व्यू ढक जाए। पहाड़ों में ट्रैक करने के लिए हमें इससे बढ़िया मौसम नहीं मिल सकता था। गुनगुनी धूप, ठंडी ठंडी हवा और खुला मौसम, जिस कारण हमारी विजिबिलिटी बहुत दूर तक संभव हो पाई। मनीष ने सही कहा था, हमारी किस्मत से मौसम भी साफ था, जिस कारण हम चौखंबा, केदारनाथ और उनके आसपास के पर्वतों को वहां से साफ साफ देख पा रहे थे। इस जगह का नाम था डोलीधार। हंसी मजाक में अच्छा समय कट रहा था। उस स्थान से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक मैदानी इलाका आया। यही था विश्व प्रसिद्ध बेदनी बुग्याल और इसके ठीक पीछे हमें त्रिशूल और नंदा घुंटी के दर्शन होते हैं। इस स्थान पर वान की तरफ से हल्का मोबाइल सिग्नल आता है। मुझे बताया गया कि इसके बाद हमें वह सिग्नल सिर्फ पाथार नचोनी में मिलेगा, वह भी ऊपरी इलाकों में। बेदनी बुग्याल में यात्रियों को टेंट लगाने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां के बेहद ही संवेदनशील वातावरण को अधिक नुकसान होने से रोका जा सके। क्योंकि वहां बरसात में अक्सर मिट्टी का कटाव होता रहता है, जगह जगह पर उसे रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अगर दूसरी तरह से कहें तो इस कटाव को रोकने के लिए बैंडेड लगाया जा रहा है। तो लोग जात के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बिना छाते के, बिना मतलब कह सकते हो सेटर के रहते हैं। तो उनको रात को कुछ ना कुछ मनोरंजन के तौर पर उस मंच से कुछ प्रोग्राम आयोजित कराते हैं और इधर इसके ऊपर तिरपाल डाल करके इसको बनाया जाता है। वहाँ पर रात भर जागर टाइप का होता है, जागृत मतलब रात भर जागरण चलता है, तो वही यहाँ पर होता है।
अभी तक तो मौसम बढ़िया था, पर बादल इतने अधिक होने लगे थे, लगा कि कुछ ही घंटों में कहीं बारिश न आ जाए। वही बगल में हमें यहाँ का मशहूर बेदनी कुंड नजर आया। दूर से देखने पर वो सूखा लगा, पर थोड़ा पास जाने पर उसके एक तरफ थोड़ा पानी नजर आया। अब तक पीछे त्रिशूल पर्वत पूरी तरह बादलों से ढक चुका था, नहीं तो इस पानी में हम उसकी परछाई को देख सकते थे। हम लोग वहां कोई 45 मिनट के करीब रुके, फिर आगे की यात्रा चालू की। वहां से हमें थोड़ा ऊपर चढ़कर उस पगडंडी को पकड़ना था जो कि पीछे अली बुग्याल की तरफ से आ रही थी। अक्टूबर का मौसम होने के कारण अब यह बुग्याल पीले या भूरे रंग का दिख रहा था, पर मिट्टी गीली थी क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ही इस पूरे इलाके में भीषण बारिश और बर्फबारी हो रही थी। रोज दोपहर में भी बारिश होती थी। हमसे कुछ दूरी पर ही फैले हुए बर्फ को देखकर यह लगने लगा था कि हमें आगे बहुत ज्यादा बर्फ मिलने वाली है। पिछली रात भी मोहन ने हम सबको याद दिलाया था कि भारी मात्रा में बर्फ जमा होने के कारण हम लोग कैलवा विनायक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। पर इस स्थान से हालात इतने खराब नहीं लग रहे थे। एक उम्मीद थी जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ और आगे बढ़े तो उस रिज के दूसरी तरफ की पहाड़ियां नजर आई। उस तरफ बादल लगे हुए थे, पर फिर भी दृश्य काफी शानदार नजर आ रहा था। रास्ता देखकर तो जरा भी कठिन नहीं लग रहा था और चढ़ाई भी उतनी ज्यादा नहीं थी, पर जाने क्यों हम लोग तेज नहीं चल पा रहे थे। शायद हमारे शरीर पर ऑक्सीजन की कमी का असर होने लगा था। रास्ते में कुछ जगहों पर बर्फ होने के कारण फिसलन थी, जिसका हमें ध्यान रखकर चलना पड़ रहा था। बादलों का खेल जारी था। वो तेजी से आते थे और उतनी ही तेजी से निकल जाते थे। हवा भी काफी तेज चल रही थी। कुछ कुछ देर में और कुछ ही पलों के लिए धूप आ जाती थी। थोड़ा आगे बढ़े तो कोई आधे किलोमीटर तक का हिस्सा कुछ अधिक बर्फ से ढका हुआ था। ऐसा लगा कि यह बर्फ हाल फिलहाल में ही पड़ी थी। संभल संभल कर हम लोग आगे बढ़ते रहे। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे और रुक रुक कर चल रहे थे, हमें अंदाजा नहीं हुआ कि करीब करीब दोपहर के 1 बज गए थे। हमें अभी काफी आगे जाना था, पर हमारे बाईं तरफ के पर्वतों की खूबसूरती ने जैसे मेरे पैरों में जंजीर लगा दी थी। मैं रुक रुक कर इन दृश्यों का आनंद लेता रहता था। विजय भाई साहब मुझसे काफी आगे निकल चुके थे, पर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी,
क्योंकि उनके चलने की गति को मैं कभी मैच नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद हमारा रास्ता एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा, जहां से हमें उस रिज के अलावा दूसरी तरफ का हिस्सा भी देखने लगा। राजू और मनीष वहां काफी पहले पहुंच चुके थे। वह वहां से आगे की स्थिति का जायजा लेना चाह रहे थे, पर उस तरफ बादल इतने अधिक थे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि मैं धीरे धीरे आ रहा था और रास्ते में फिसलन भी थी, इस कारण मनीष मुझे लेने नीचे की तरफ आ गया। उसे ज्यादा नहीं चलना पड़ा, क्योंकि मैं वहां से कोई लगभग 50 मीटर ही पीछे था। उस स्थान को पहाड़ी लोग घोड़ा लौटानी कहते हैं। मुझे यह भी बताया गया कि स्थान का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले इस स्थान से घोड़े लौट जाया करते थे। मनीष और राजू की माने तो इस स्थान से हमें सामने केलवा विनायक और उसके बगल में नंदा घुंटी, त्रिशूल एवं दाहिनी तरफ मृगथुनी पर्वत नजर आते हैं। अब हमें पाथार नौचनी पहुंचने के लिए यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर के करीब नीचे जाना था। वहां ज्यादा रुकने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ नजर तो आ नहीं रहा था। इस कारण हम लोग आगे बढ़ने लगे। काफी बंद बंद सा रास्ता था। ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारी बाईं तरफ पहाड़ की दीवार थी और दाहिनी तरफ बादलों की। कभी कभी कुछ देर के लिए बादल हट जाते थे तो आगे के पर्वतों की दशा नजर आती थी और ध्यान आती थी वो सारी बातें जो हमें मोहन ने बताई थी। धीरे धीरे नीचे उतरने में हमें कोई 40 मिनट लगे होंगे। नीचे हमें हमारे टेंट नजर आने लगे। मोहन और गब्बर आगे निकलकर हमसे काफी पहले पहुंच गए थे और उन्होंने हमारे लिए टेंट पहले से ही लगा कर रखा हुआ था। बारिश होती रही एक हफ्ते। मौसम पूरी तरह तो नहीं खुला था, पर फिर भी आगे का रास्ता देखकर यह तो तय हो गया कि वहां से आगे जाना काफी खतरनाक होगा। अलग से मनीष से बातचीत की तो मनीष भी पहाड़ों की दिशा देखकर ज्यादा से ज्यादा केलवा विनायक तक ही जाने की सलाह दे रहा था। वो हमारा गाइड था, इसलिए हमें उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना था। ऐसे करके हमें मोटा मोटी 3 किलोमीटर कल हमारा प्लान हम लोग रात में टेंट के अंदर अगले दिन के बारे में प्लान करने लगे। और हमारे साथ एक और टीम है, तो दोनों टीम एक साथ जाएगी। मतलब वो जरा हमसे यहाँ से पीछे आएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा पहाड़ी लोग हैं, तो हमको बीच में मतलब टेक ओवर कर लेंगे। तो उसके बाद सर पहला पड़ाव तो है ऊपर केलवा विनायक। केलवा विनायक जैसे क्रॉस होगा 2 से ढाई घंटे लग ही जाएंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा है वहाँ पर से आगे बगुआ बासा वहाँ पर से 1 किलोमीटर मेरे लिए 1 या 1.5 किलोमीटर है वो। तो वो जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में हार्डली आई थिंक 1 घंटा और लग जाएगा, 1 या 1.5 घंटा। ठीक है, तो 8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास हम लोग होंगे बगुआ बासा में। वहाँ पर से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो जो पहला डिसीजन जो होगा वो बगुआ बासा से होगा। उसके बाद अगर आगे जाने लगे और हमने देखा कि जो छेड़ा नाक है, छेड़ा नाक हम क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर छेड़ा नाक क्रॉस हो गया तो उसके बाद हमने मतलब कदम आगे बढ़ा दिए हैं। छेड़ा नाक क्रॉस नहीं होगा तो मतलब हम वहीं पर से वापस आ जाएंगे। तो ये कल का प्लान है। चलो, मेरे ख्याल से उन स्थितियों में जो मनीष ने बताया वही एकमात्र रास्ता था कि हम लोग जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़े और फिर वहाँ की स्थिति देखकर और आगे बढ़ने का फैसला करें। उसके बाद कुछ गपशप करके हमने खाना खाया और फिर सो गए, क्योंकि हमें सुबह काफी जल्दी निकलना था।
हम लोग प्लान के मुताबिक कोई 4:30 बजे के करीब अंधेरे में ही टॉर्च की रोशनी के सहारे निकल पड़े। क्योंकि हमें आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हम लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़े जा रहे थे। पाथार नचोनी की सारी चट्टानें अंधेरे में ही निकल गई। सोचा कि लौटते वक्त उन्हें रोशनी में देख लेंगे। कोई 1.5 घंटे में ही हम लोगों ने करीब 70% रास्ता पूरा कर लिया। करीब 6 बज गए थे। हल्की हल्की रोशनी में आसपास की पहाड़ियां बेहद खूबसूरत लग रही थी। आखिरी हिस्से में हमें रास्ते में काफी बर्फ जमी हुई मिली, पर चलने में अभी तक कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। इंतजार था कि एक बार हम ऊपर कैलवा विनायक पहुंचकर दूसरी तरफ की स्थिति का जायजा लें। करीब 2 घंटे में ही हम लोग छोटा विनायक पहुंच गए, जो कि कैलवा विनायक से लगभग 250 से 300 मीटर नीचे है। विनायक कहा जाता है। जैसे वो कैलवा विनायक है, वो कोई ऋषि थे, कोई पंडित जी थे, कैलवा उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी उनके नाम से। ये नानी विनायक मतलब छोटा विनायक है। तो एक माइलस्टोन है छोटा सा, बस सबको आगे कैलवा विनायक यहाँ पर 200 मीटर पे। वहां से इतनी दूर तक की पहाड़ियां दिख रही थी कि इच्छा हो रही थी कुछ देर बैठकर बस उन्हें देखता रहूं। पर आज हमें काफी आगे जाना था और फिर एक अनसर्टेनिटी भी थी, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने लगे। ऊपर पहुंचे तो वहां पर करीब 2 फीट बर्फ थी। पहले तो मैंने गणेश जी की मुझे वहां तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूजा अर्चना की और फिर उस स्थान से चारों तरफ बेहद ही शानदार नज़ारों का आनंद लेने लगा। कैलवा विनायक उस रूट का एक ऐसा स्थान है जहां से हमें करीब 300 डिग्री का व्यू मिलता है। वाण के तरफ की पहाड़ियां, गढ़वाल के तरफ के गांव वो इनके पीछे हिमालय के पहाड़ और सामने की तरफ नंदा गुंटी और त्रिशूल। एक काम कर ले, इसके बाद गोगल्स लगा दो। आगे की स्थिति के बारे में मनीष और राजू से बातचीत हुई। स्थिति हमारे अनुमान से कहीं अधिक खराब थी। मनीष के हिसाब से आगे कई फीट बर्फ होने की संभावना थी, जिस कारण आगे का पूरा रास्ता बंद ही मिलने वाला था। वो माउंटेन है जो त्रिशूल है, एक मशीन फोटो जोरगल बेटे की गाड़ी होती है ना। बगु बात में जा बस ये क्या आ रहा भाई? ये भी कितना अच्छा है सन का प्लस क्लाउड जो नीचे बैठे हैं, यही क्लाउड भी उठेगा है ना। अब यही आएगा इधर जो। हम लोग वहाँ कोई आधे घंटे तक रुके और फिर भगवा वासा की तरफ बढ़ चले। भगवा वासा वहाँ से करीब 1 किलोमीटर नीचे की तरफ है। हमने सोचा कि वहाँ पहुंचकर ही फैसला किया जाएगा कि हम लोग आगे क्या करें। वहां से नीचे की तरफ पैरों के निशान मिले। अब सुबह हमसे पहले तो कोई गया नहीं था, तो इसका मतलब था कि पिछली शाम को कुछ लोग इस रास्ते से भगवा वासा गए होंगे। ऐसे में री जा रही है। वो उसके लास्ट में देखो ऊपर कोई गांव दिखाई दे रहा है, वो मेरा गांव है। कुछ देर आगे चलकर ही पता चल गया
कि अगर ये पैरों के निशान नहीं होते तो हमें रास्ता ढूंढने में काफ़ी कठिनाई होती, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि उसके नीचे पूरा रास्ता ही दब गया था। पता ही नहीं चलता है कि चलना किधर है। हम सभी के जूतों के अंदर बर्फीला पानी घुस गया था, जिस कारण चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हमारे पैर ठंड से नम पड़ गए थे, पर ट्रैक को पूरा करने की लालसा में हम लोग पूरे जोश में आगे बढ़े जा रहे थे। क्योंकि धूप अच्छे तरीके से खिली हुई थी, गढ़वाल की तरफ के ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत कुछ धूप में जगमगा रहे थे। इस रूट में केलवा विनायक के बाद अगर कोई दूसरी सबसे आकर्षित चीज है तो वह है नंदा घुंटी चोटी का नज़ारा। त्रिशूल की तीनों चोटियां सबसे बढ़िया केलवा विनायक से नजर आती है। वहां से बगवा वासा आने पर उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अभी भी मैं रूपकुंड के एग्जैक्ट लोकेशन को पहचान नहीं पा रहा था, हालांकि मनीष ने कई बार मुझे बताने की कोशिश की। वैसे तो केलवा विनायक से भगवा वासा 35 से 40 मिनट ही लगना चाहिए था, पर बर्फ के कारण हमें कोई 1 घंटा लग गया। हम लोग वहां कोई 8:30 बजे तक पहुंचे। जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक सुबह की धूप भी वहां तक आ चुकी थी। धूप तेज थी और उसमें थोड़ी गर्माहट भी थी, पर उसके बावजूद मौसम काफी ठंडा था और हमने सही अनुमान लगाया था। वहां पास ही के गांव से 2 यात्री रात में ही आ गए थे और वहां बने टिन शेड में रुक गए थे। हमें वहां थोड़ा सुस्ताने का मौका मिल गया और उसी में हमने आसपास के नज़ारों का आनंद भी लिया, कुछ तस्वीरें खिंचवाई और फिर आगे की प्लानिंग की। मनीष अपने गोप्रो कैमरे से उस शानदार नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने में लगा हुआ था। अगर इस तरह की बर्फबारी नहीं मिली होती तो हमारे प्लान के मुताबिक आज रात हम लोग यहीं पर रुकने वाले थे। ये हमारा रूपकुंड के लिए बेस कैंप होता। यहाँ तक घोड़े या खच्चर आराम से सामान लेकर आ जाते हैं। उन दोनों यात्रियों के पास ब्यूटेन के सिलेंडर और चाय बनाने का सामान था। उन्होंने हम सभी को शानदार चाय पिलाई। अब ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीकर शरीर में गर्माहट भी आई और आगे चलने के लिए ताकत भी। अब तक हम सबको यह लगने लगा था कि आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जिस तरह हम लोग बर्फ पर चलते हुए यहाँ तक आए हैं ठीक वैसे ही आगे भी चले जाएंगे। इस बात से भी हिम्मत बढ़ गई थी कि वह दोनों यात्री भी हमारे साथ ही रूपकुंड जाने वाले थे। और फिर एक और अल्मोड़ा की टीम हमसे कुछ ही देर बाद पाथर नचौनी से निकली थी और वह लोग भी आज ही रूपकुंड जाने वाले थे। हम लोग वहां कोई 9 बजे तक रुके। अब हमें वहां से आगे बढ़ना था।
प्लान था कि हम लोग लगभग 1 बजे तक ऊपर कुंड पर पहुंच जाएंगे और 3:30 या 4 बजे तक वापस भगवावासा आ जाएंगे। आगे बर्फ पड़ती जा रही थी। उस वक्त के हालात ने अब इस ट्रैक को विंटर ट्रैक बना दिया था, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। हमें वहां से छेड़ानाग नाम के स्थान पर पहुंचना था, जो कि भगवावासा से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे पास उस हालात में ट्रैक करने लायक उपयुक्त साधन नहीं थे। हमारे कपड़े घुटने तक गीले हो चुके थे। अब हमारे सामने एक नई समस्या आई, जिसके बारे में अब तक हम लोगों ने सोचा नहीं था। हमारे दाहिनी तरफ के पहाड़ करीब 55 से 60 डिग्री के एंगल पर थे। उन पर ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी थी और यह हम देख पा रहे थे कि उनमें से कई स्थानों पर वह बर्फ एवलांच के फॉर्म में नीचे आ गई थी। तो अब एवलांच एक ऐसा खतरा था जिसको हमें अपने दिमाग में रखना था। एवलांच का खतरा उस वक्त ही होता है जब ताज़ी बर्फ पड़ी हो। अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पर काफ़ी बर्फ रहती है, पर वह बर्फ ठोस होती है, इसलिए उनमें एवलांच नहीं आता। ठोस बर्फ पर क्रैम्पॉन पहनकर चलना भी आसान होता है, पर अभी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। चूंकि बर्फ में हमारे पैर अंदर चले जाते थे, हमें आगे बढ़ने में थकान भी ज़्यादा हो रही थी और समय भी बहुत अधिक लग रहा था। इस कारण हमें छेड़ानाग पहुंचने में कोई 1 घंटा लग गया। वहां कोई 40 से 50 सीढ़ियां हैं। इस स्थान से रूपकुंड कोई 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। छेड़ानाग के बाद चूंकि आगे का रास्ता बर्फ से ढका हुआ था, हम लोग अंदाजे से ही आगे बढ़ रहे थे। कई स्थानों पर हम अपने पैर रास्ते की जगह कहीं और ही रख देते थे, जिस कारण खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में हमें पीछे से आ रही वल्मोड़ा की टीम नजर आई। उससे हमारी हिम्मत और बढ़ गई। वह टीम इस मौसम के अनुसार साजो सामान के साथ आई थी। कुछ देर गपशप करके वह लोग हमसे आगे निकल गए। अब पहली बार ऐसा महसूस होने लगा था कि जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं वह शायद कुंड तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ना हो। दूसरी टीम अब हमसे काफी आगे निकल चुकी थी। समय बीता जा रहा था, पर हमारी गति नहीं बढ़ पा रही थी। और फिर हर दिन की तरह वहां पर बादल आने लगे थे, जिससे दोपहर में बर्फबारी का खतरा बढ़ गया था। उन हालात में हम लोग जहां तक जा सकते थे वहां तक गए। मनीष ने बताया कि वहां से रूपकुंड अब कोई 1 किलोमीटर ही रह गया था, पर हालात को देखते हुए हमें एक बड़ा फैसला लेना था। या तो धीरे धीरे बढ़ते रहे और दोपहर के बर्फबारी में फंस जाए, या फिर अब वापस हो जाए। जान बचेगी तो फिर कभी इसे पूरा कर लेंगे। दिल पर पत्थर रखकर हमने वहां से लौटने का फैसला किया। फैसला अत्यधिक कठिन था, क्योंकि हम लोग कुंड के इतनी पास पहुंच चुके थे, पर उस स्थिति में हमारे लिए शायद वापस लौटना ही सही था। क्योंकि रास्ता खतरनाक था, इस कारण मनीष हमें नीचे छेड़ानाग तक छोड़ने के लिए आया। यही है छेड़ानाग की वह सीढ़ियां जिसकी मैं पहले चर्चा कर रहा था। इसके बाद हम लोग राजू के साथ वापस केलवा विनायक की तरफ बढ़ने लगे। वही मनीष रूपकुंड की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वह वहां से ज्यादा दूर नहीं था। दूसरी टीम से भी सिर्फ एक ही ट्रैकर ऊपर पहुंच पाया। बाकी सभी को किसी न किसी स्थान पर रुकना पड़ा। रूपकुंड की दशा भी कोई खास अच्छी नहीं थी। लौटते वक्त हमारे मन में दुख और खुशी दोनों के ही भाव थे।
दुख इस बात का कि हमारा कोई 1 किलोमीटर का ही रास्ता रह गया था। हम लोग इतने पास थे फिर भी रूपकुंड नहीं पहुंच पाए, पर वही खुशी इस बात की थी कि बिना उपयुक्त सामान के हम लोग इतनी आगे तक आ पाए, नहीं तो पाथार नचोनी से आगे बढ़ पाना करीब करीब असंभव था। जब हम केलवा विनायक पहुंचे तो वहाँ का मौसम सुबह से बिल्कुल विपरीत था। हर तरफ सफ़ेद या काले बादल आ चुके थे जो अब किसी भी समय बरसने को तैयार थे। वह सारा नज़ारा जो हमने वहाँ आज सुबह देखा था वह काफ़ी हद तक ढक चुका था। हमने वहाँ कुछ बिस्किट खाए और फिर आखिरी बार गणेश जी के दर्शन करके हम लोग नीचे उतरने लगे। बर्फ में ऊपर चढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी ऊपर से नीचे आने में होती है। संभल संभल कर उतरना पड़ता है, जिस कारण उतरने की गति और भी कम हो जाती है। उस रास्ते में एक तरफ खाई थी, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता था कि हम किसी भी स्थिति में वहां फिसले नहीं। नीचे आते वक्त हम लोगों ने वह बड़े बड़े चट्टान देखे जिसके नाम पे इस स्थान को पाथर नचोनी कहते हैं। पाथर का मतलब होता है पत्थर और नचोनी का अर्थ है नर्तकी। वैसे तो बहुत सारी कहानियां इस स्थान के बारे में बताई जाती हैं, पर जो मुझे हल्की फुल्की समझ आई वो यह थी कि ये जो पत्थर हैं यह वास्तव में किसी एक राजा की नर्तकियां हैं जिन्हें मां नंदा के शाप ने पत्थर में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह राजा के कहने पर इस पवित्र स्थान पर नाच रही थी। अब मुझे यह बात समझ नहीं आई कि इसमें उन नर्तकियों की क्या गलती थी। उन्हें तो नाचने के लिए कहा गया होगा। अगर नहीं नाचती तो राजा सजा देता, और नाचने लगी तो पत्थर की बन गई। वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी है। मंदिर के सामने एक गड्ढा है और मुझे उस गड्ढे में राजा और रानी के धंस जाने की कहानी भी बताई गई। यही सब गपशप करते हुए हम लोग अपने टेंट के पास पहुंच गए। थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मैं तो काफ़ी खुश था क्योंकि मैं गंतव्य स्थान से वहां पहुंचने के रास्तों को ज़्यादा महत्व देता हूं, पर विजय थोड़े मायूस थे। हम लोग टेंट में घुसकर आराम करने लगे और थकान ज़्यादा होने के कारण जल्दी खा पी कर सो गए।
जोड़ा बैठ दे मुझे भी दे दे। अगले दिन की शुरुआत चटकीले धूप के साथ हुई। हर तरफ बर्फ की हल्की सी चादर फैली हुई थी। लगा जैसे रात में यहाँ हल्की सी बर्फ पड़ी हो या फिर स्लीट। वहाँ जितने भी खच्चर वाले थे वह सुबह जल्दी जाकर ही अपने खच्चरों को नीचे की घाटी से वापस ले आए थे। हम लोग अब चलने के लिए धीरे धीरे तैयार होने लगे। अब हमारा प्लान यहाँ से लौटते वक्त कुछ देर के लिए अली बुग्याल की तरफ जाने का था और फिर रात में हम लोग गैरोली पताल में रुकने वाले थे। रात को बर्फबारी के कारण सुबह मौसम बिल्कुल साफ मिला, जिस कारण आसपास का दृश्य और भी चटकीला हो गया था। तब तक पीछे से अल्मोड़ा की उस टीम के लोग भी आ गए जो पिछले दिन हमारे साथ ऊपर रूपकुंड जा रहे थे। ये उमेश है और इन्होंने ही मनीष के साथ रूपकुंड पहुंचने में सफलता पाई। बाकी और कोई ऊपर नहीं पहुंच पाया था। इन्होंने अपना तजुर्बा हमारे साथ साझा किया। और सुबह हम लोग पाथरनाथनी से निकले थे 6:30 बजे। 8:30 बजे हम कैलवा विनायक में थे। कैलवा विनायक के बाद 2 किलोमीटर है आपका भगवाबासा, उसका 3 किलोमीटर रूपकुंड। वो 5 किलोमीटर जाने में हमको लगभग 6 घंटे लगे। और बर्फ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, हालांकि हमारे जूते थे, उसमें स्पाइक्स भी थे, सब कुछ थे, लेकिन 1-1 मीटर बढ़ना ऐसा हो रहा था कि मतलब ऐसे लग रहा था कि बस वापस जा पाएंगे ही नहीं जा पाएंगे घर। बड़ी मुश्किल से जाते 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 पहुँच ही गए। हम में से 4 लोग थे हम, जिसमें से सिर्फ मैं रूपकुंड जा पाया हूँ। बाकी 3 लोग 500 मीटर नीचे। उसके इधर को ये हाथ घोड़ा के इधर को बर्मल की धर्मताल से हाथी घोड़ा भी दिखता, पर यहाँ से हो सकता है उसकी पोजीशन अलग होगी, इसलिए डिफाइन नहीं हो पा रहा। लौटते वक्त हमने देखा कि कुछ और यात्री जो वहाँ पिछली रात को ही आए थे, वह वहाँ से आगे की दिशा देखकर पाथर नचोनी से ही वापस लौट रहे थे। ये सामने का इलाका ही अली बुग्याल है। जो लोग लोहाजंग से यह यात्रा चालू करते हैं वह दीदना गांव होते हुए यहाँ पर एक रात बिताते हैं। यह रूट वान के मुकाबले एक दिन ज़्यादा लंबा है। चूँकि हम लोग आराम आराम से आसपास के नज़ारों को देखते हुए यहाँ आए थे, यहाँ पहुँचने में हमें 12 बज गए थे। आगे जाने की इच्छा तो थी, पर काले काले बादलों को आता देख वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। करीब 2:30 बजे तक हम लोग गैरोली पाताल पहुंच गए। हमारे पहुंचने के कोई आधे घंटे बाद ही मौसम खराब हो गया और बर्फ पड़ने लगी। अगर हम लोग अली बुग्याल चले गए होते तो निसंदेह ही इस तूफान में फंस जाते हैं।
राजू इस मौसम का मजा बाहर से ले रहा था और हम लोग अंदर से ही देख रहे थे। और फिर गपशप, खाना पीना और सोना। हमें गरोली पताल से नीचे नीलगंगा तक पहुंचने में कोई खास समय नहीं लगा। वो नदी अभी भी वैसे ही बह रही थी जैसे कि वह हमारे जाते वक्त बह रही थी, और इस बीच हम लोग क्या क्या देख और कर आए। जाते वक्त जो मैं कुछ समय चरवाहों के साथ बिताना चाहता था, वह काम अब मैंने किया। यात्रा चालू करते वक्त हम जल्दी में थे, इस कारण लाटू देवता मंदिर नहीं जा पाए थे। यह मंदिर इस इलाके में बहुत महत्व रखता है। यह मंदिर असल में एक पुराने देवदार के पेड़ के जड़ में बसा हुआ है। वह हिस्सा भी बंद था। हर तरफ भिन्न भिन्न आकार की घंटियां लगी हुई थी। हमने बाहर से ही लाटू देवता को प्रणाम किया और यात्रा पूरी करने के लिए धन्यवाद। वहाँ से कोई 1 किलोमीटर नीचे वान के मार्केट में मेरी कार मेरा इंतजार कर रही थी। हफ्ते बीते, महीने बीते और फिर साल 2024 आ गया। अब समय आ गया था रूपकुंड ट्रैक को खत्म करने का। वान को दोबारा देखकर लगा जैसे कि वहाँ समय ठहर सा गया हो। वह जगह बिल्कुल वैसे ही दिखी जैसा मैं उसे पिछली बार छोड़ गया था। इस बार हम लोगों की टीम में काफ़ी कुछ बदल गया था। इस बार हम बस 3 लोग ही थे। मेरा गाइड दविंदर था जो भी देवाल तक ही पहुँचा था, और कुंवर सिंह ने खच्चर की जिम्मेदारी संभाली। सबसे बड़ी बात कि इस बार मेरे साथ विजय नहीं थे। करीब 10 बज गए थे। दविंदर वहाँ 11 या 12 बजे तक पहुँचने वाला था। देरी हो रही थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को साथ ले लिया, जो कि मुझे गैरोली पाताल तक पहुँचाकर वापस आ जाता। थोड़ी ही देर में नीलगंगा नदी से पहले उस मैदान में पहुंचे जहां पिछली बार हमने चरवाहों की झोपड़ी देखी थी। वहां अभी कुछ नहीं था। अभी सारे भेड़ और बकरियां ऊपर के इलाकों में ही थे। उन्होंने नीचे आना चालू नहीं किया था।
दोपहर में बारिश होने की आशंका थी, इसलिए हम लोग रुके बगैर चलते रहे और कोई 2 बजे तक ही गैरोली पाताल पहुंच गए। हमसे कोई आधे घंटे बाद ही देविंदर भी आ गया। यह मेरा देविंदर के साथ चौथा ट्रैक था। भाई साहब 1000 रुपये 5 देंगे ना? हाँ वो तो वैसा उसका फेमस कर लगता है, पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। कुछ देर बैठकर हम लोगों ने गपशप की और पुराने ट्रैक्स के किस्से और कहानियों को याद किया। अब तक कुंवर सिंह जी भी अपने खच्चर के साथ वहां पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया और हम लोग खा पी कर सो गए। अगले दिन हम लोग करीब 8 बजे पाथर नचौनी के लिए आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था। मैं फटाफट धौलीधर पहुंचना चाहता था, जहां से पिछली बार हमने दूर गढ़वाल की पहाड़ियां देखी थी। कोई 1 घंटे में ही हम वहां पहुंच गए। मौसम साफ था, पर दूर की पहाड़ियां बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई क्योंकि उधर बादल लगे हुए थे। इस बार भी मौसम का मिजाज पिछली बार जैसा ही रहने की उम्मीद थी। सुबह धूप और दोपहर में बादल और बारिश। जब तक हम लोग बेदनी बुग्याल पहुंचे, तब तक त्रिशूल की चोटी करीब करीब बादलों से ढक चुकी थी। पीछे पीछे कुंवर सिंह जी भी अपने खच्चर के साथ आ रहे थे। कुंवर सिंह जी की खासियत यह थी कि वह बड़े हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा हंसते या मुस्कुराते रहते थे। चूंकि आज हमें सिर्फ पाथर नौचौनी तक ही जाना था, हमारे पास थोड़ा समय था, इसलिए मैं कुछ समय बेदनी कुंड के पास बिताना चाहता था। इस बार पिछली बार की तरह व्याकुलता नहीं थी कि आगे बर्फ के कारण हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैं वहां के वातावरण को ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा था। तो आगे अभी रास्ते में मिलेगा ना कि भी पानी बहता हुआ? ये तो पानी बहते ही नीचे आ रही है, तो ये आगे बढ़ लेंगे सर। हम लोग वहाँ कोई 1 घंटे तक रुके और फिर आगे बढ़ने लगे। वहाँ से घोड़ा लौटानी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। रास्ता सीधा पर थकाने वाला है, खासतौर से बेदनी कुंड से ऊपर का रास्ता जो लगभग आधे किलोमीटर का है, पर उसमें चढ़ाई बहुत अधिक है। बुग्याल में हमने सैकड़ों भेड़ों और बकरियों को चरते हुए देखा, तो ज्ञात हुआ कि आते वक्त हमें वह नीचे क्यों नहीं मिले थे। बुग्याल से पूरा दिख रहा है।
बुगिया लिए सारे ऐसे का पूरा है बुगिया तो शायद वालों का पड़ गई उधर से। हैं? करीब 12 बजे तक हम लोग आराम से चलते चलते घोड़ा लौटानी पहुंच गए। क्या नाम है जगह का? चूंकि दविंदर वहां मुझसे काफ़ी पहले पहुंच गया था, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसका वहां से जल्दी से पाथर नौचनी पहुंचने का प्लान था ताकि कुछ खाने पीने की तैयारी कर सके। पिछली बार जो आया था ना, नीचे से ऊपर देख रहे होंगे कि देखो ऊपर पहाड़ पे बादल लगे हुए हैं ना, तो बुग्याल है पूरा। हाँ, ये देखो इतना बढ़िया है। अब क्योंकि हमें वहां से कोई 1-1.25 किलोमीटर ही नीचे जाना था और फिर रास्ता मुझे मालूम ही था, इसलिए मैंने रविंदर को जाने दिया और मैं वहाँ कुछ देर बैठकर आसपास के नज़ारों का आनंद लेने लगा। मौसम इस बार भी पूरा खुला हुआ तो नहीं था, पर पिछली बार से तो काफ़ी बेहतर था। हमने पिछली बार अपना टेंट इस स्थान पर लगाया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत हैरानी की बात थी कि साल के इस समय वहां पर कोई और ग्रुप मौजूद नहीं था। पीछे जो छोटी सी पहाड़ी है वहां से नंदाकिनी वैली का इलाका दिखता है। उसी तरफ से मोबाइल का सिग्नल यहां पर आसानी से पहुंच जाता है। यहीं से हम लोग मनीष से बात करने वाले थे। इस बार दविंदर और कुंवर सिंह जी ने शेड में रुकने का प्लान बनाया। जब मैं शेड में पहुंचा तो दविंदर ने गर्मा गर्म चाय तैयार रखी हुई थी। एक गढ़वाली गाना सुनकर हम लोग गपशप कर रहे थे। यह गाना इसलिए भी खास था क्योंकि इसे अवतार ने गाया था, जो कि काकभूषणी ट्रैक में हमारे साथ गया था। क्या बात है? पहाड़ी कैसे नाचते हैं? ये से आप ठीक ना यहाँ बताओ कैसे कैसे है? मुझे ना हंसी मजाक करते करते सारा दिन बीत गया और अब इंतजार था अगले दिन का। आज ट्रैक का तीसरा दिन था। हम लोग सुबह 4:30 बजे ही टॉर्च की रोशनी के सहारे भगवा वासा के लिए निकल पड़े। हमारा प्लान आज ही रूपकुंड जाने का था। इसका कारण यह था कि पिछले दिन जब मनीष से फ़ोन पर बात हुई तो उसने एक्यूवेदर में देखकर बताया कि आज दोपहर बाद बारिश होने की उम्मीद 55% और अगले दिन 90% थी। बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी थी, इसलिए हमने सोचा कि कोशिश करके यह ट्रैक आज ही कर लिया जाए। सुबह सुबह साफ मौसम में आसपास का दृश्य काफी अच्छा लग रहा था। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम छोटा विनायक पहुंच गए और कब कलवा विनायक। दविंदर मुझसे थोड़ा पहले पहुंच गया था और वहां मेरा इंतजार कर रहा था। उस वक्त लगभग सुबह के 6:30 बज रहे थे। दर्शन कर लिया है पहले। वाह क्या व्यू है। कुंवर सिंह जी पीछे से हमारा सामान लेकर भगवा वासा आने वाले थे। पहले तो गणेश जी के मंदिर में मैंने उनके दर्शन किए और फिर आसपास के नज़ारों को देखने लगा।
पिछली बार के मुकाबले इस बार का दृश्य एकदम अलग था। पिछली बार इस पूरे इलाके ने जैसे बर्फ की मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी, वहीं इस बार यह इलाका वैसा ही दिखा जैसा हमें इस मौसम में दिखना चाहिए। नीचे के इलाके सूखे थे और ऊपर की चोटियों पर बर्फ। इस बार मुझे वहां से रूपकुंड को पहचानने में भी कोई खास दिक्कत महसूस नहीं हुई। आसपास के गढ़वाल के हिमालय भी गजब के खूबसूरत लग रहे थे। हालांकि थोड़े बहुत बादल मौजूद थे, पर सुबह के उगते सूरज की रोशनी में उन बादलों के बीच हिमालय की चोटियां सोने की तरह जगमगा रही थी। चौखंबा, पार्वती एवं नीलकंठ की चोटियां वहां से काफी साफ दिखती हैं और नंदा घुंटी और त्रिशूल तो बिल्कुल हमारे सामने ही थे। नंदा घुंटी के दाहिनी तरफ पीछे की ओर रोंटी की चोटी भी नजर आती है। ऐसे दृश्य को देखने के लिए ही हम लोग इतनी ऊंचाई पर ट्रैक करने आते हैं। मैं और देविंदर दूर से अलग अलग चोटियों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अगर वहां पर कुछ देर रुककर हम लोगों ने इन दृश्यों को जी भरकर नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। जब तक सूरज की रोशनी कैलवा विनायक तक न पहुंचे हम लोग वहां रुकना चाहते थे। इसका कोई खास कारण नहीं था। वहां से दृश्य इतना अच्छा दिख रहा था कि मैं वहां से आगे जाना नहीं चाहता था। बस वहां कुछ देर और रुकने का मुझे बहाना चाहिए था। करीब 7:15 बजे हम लोग वहां से नीचे भगवावासा के लिए बढ़ चले। मुझे मालूम था कि हमें नीचे पहुंचने में 30-35 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बार यह घाटी पिछली बार की तुलना में कितनी अलग दिख रही थी। पिछली बार जब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे थे तो बर्फ के कारण सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया रास्ता बना हुआ होगा। उस वक्त तो हमें एक एक कदम को भी ध्यान से रखना पड़ रहा था। भगवावासा बेस कैंप में दूर से कुछ टेंट दिखाई दिए। मैंने अनुमान लगाया कि कुछ लोग आज सुबह सुबह रूपकुंड के लिए निकले होंगे, मतलब आगे का रास्ता साफ था। हम लोग वहां करीब 8 बजे तक पहुंचे। अब मेरा वहां पर थोड़ी देर रुककर आराम करने का प्लान था। ऐसे स्थान पर पहुंचकर सबसे पहले वहां कुछ टैक्स देना पड़ता है, वह मैंने भी दिया। भाई साहब मजे से, मैं भी तो खाऊंगा भाई। मोहन पिमोली जो पिछले बार के ट्रिप में 2 खच्चरों को लेकर आया था, वह मुझे वहां मिल गया। पहले उसने ही मुझे देखकर पहचाना। मेरे जैसा एक पीस बार बार किसी को थोड़ा ही देखने को मिलता है। अगर कोई मुझे भूल जाए तो मैं नहीं। काफी अच्छा लगा उसे वहां देखकर, क्योंकि उस समय वही मेरे पिछले ट्रैक से जुड़ा एकमात्र व्यक्ति था। पहले इनका प्लान मजा आने का था, बट वो फिर वहां से निकल लिए। हम लोगों ने कुछ देर रुककर गर्मा गर्म चाय पी और फिर करीब 8:45 बजे तक हम लोग रूपकुंड की तरफ निकल चले। अब हमारा अगला लॉजिकल पड़ाव छेरानाग था।
यह रूपकुंड है, हमें यहाँ तक पहुँचना था। और यह रास्ता थोड़ा आगे जीरा गली जाता है, जो कि वहाँ से कोई 200 या 250 फीट ही ऊपर है। इस बार छेड़ानाग पहुंचकर उसका असली रूप दिखा। हम तो जानते थे कि वह सीढ़ियां हैं, पर पिछली बार वह बर्फ से ढकी हुई थी। इस बार उन्हें ढंग से देखा। छेड़ानाग की वैसे कोई खास महत्वता नहीं है, बस वह एक माइलस्टोन की तरह है और वहां से रूपकुंड कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देवेंद्र वहां सामने की तरफ से मोबाइल के सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हम ज़्यादा रुक नहीं सकते थे क्योंकि अब हर तरफ से बादल उठने लगे थे और फिर यह फोरकास्ट तो था ही कि आज दोपहर में बारिश हो सकती है। मैं नहीं चाहता था कि ऊपर रूपकुंड पहुंचकर हम लोग बारिश में फंस जाएं और वहां मौजूद नरकंकालों के बीच कुछ और कंकाल जोड़ दें। ऊपर से वापस आते यात्रियों से बातचीत होती थी, जिससे थोड़ा मन भी बहल जाता था और शरीर को थोड़ा आराम भी मिल जाता था। करीब करीब ऐसे ही किसी जगह से हम लोग पिछली बार वापस लौटे थे। कुछ पक्का कह नहीं सकता कहां से। अब बादल इतने करीब आ गए थे कि वहां धुंध छा गई। हमें कोई 1-1.25 किलोमीटर के करीब अभी और आगे जाना था। अगले 1 किलोमीटर का रास्ता तो वैसा ही था जैसा भगवा वासा से वहां तक का, पर फिर रास्ता अचानक से करीब 60 से 65 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठ गया। इस हिस्से के बारे में मुझे नीचे भगवा वासा में बताया गया था। वह लोग इसे सीढ़ियों वाला इलाका कह रहे थे। करीब 100 मीटर के करीब चलकर लगा कि अधिक एंगल होने के अलावा इसमें कुछ और अलग नहीं है। देवेंद्र के हिसाब से यह रास्ता करीब करीब 400 मीटर का था। मई और जून के महीने में इस हिस्से में ठोस बर्फ रहती होगी। मेरे हिसाब से इस हिस्से को लोग क्रैम्पॉन पहनकर ही पार करते होंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग चलने में थक जरूर रहे थे, पर किसी भी स्थान पर मुझे खतरा महसूस नहीं हुआ। कोई 20 से 25 मिनट चलने के बाद धुंध में मुझे देवेंद्र एक मंदिर के सामने पूजा करता नजर आया और मैं समझ गया कि हम लोग आखिरकार रूपकुंड पहुंच चुके हैं। भाई साहब आ गए। यह मंदिर मां नंदा देवी राजराजेश्वरी का है। ये देखो भाई साहब, मंदिर के सामने बहुत सारी हड्डियां एकत्र करके रखी हुई हैं। उन्हें देखकर लगा कि इन्हें खासतौर से यात्रियों को दिखाने के लिए ही इस तरीके से रखा गया था। उन हड्डियों को मैंने पास से देखा। एक अजीब सा एहसास था। ये लोग भी हमारे तरह ही यहाँ पर आए होंगे, पर किसी कारण से वापस नहीं जा पाए।
जीवित अवस्था में अगर उन्हें यह पता चलता कि हजारों साल बाद भी उनकी हड्डियों को यात्री खुलेआम देखेंगे तो शायद वह इसे पसंद नहीं करते। सर झुकाकर मैंने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। फिर मैं देवेंद्र के साथ नीचे झील की तरफ उतर गया। झील में पानी बहुत कम था, जिस कारण हड्डियां कुछ ज्यादा दिख रही थी। जिधर से हम नीचे उतरे थे उधर तो वह कम थी, पर दूसरी तरफ काफी ज्यादा नजर आ रही थी। इन हड्डियों के कारण ही रूपकुंड को स्केलेटन लेक भी कहते हैं। मैंने सुना था कि कई यात्री यादगार के तौर पर उन हड्डियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जाने वो इनका क्या करते होंगे। झील मेरे उम्मीद से काफी छोटा था और उस वक्त ज्यादा गहरा भी नहीं दिखा, पर मेरे हिसाब से यह मंदिर से कोई 15 से 20 मीटर ही नीचे होगा, शायद उससे भी कम। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक अजीब सा एहसास था। 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर ने पहली बार इस झील में इतनी हड्डियां देखी थी। उस समय से आज तक पक्के तरीके से यह नहीं पता चल पाया है कि यह कौन लोग थे और करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर क्या कर रहे थे और अचानक से ये सारे लोग एक साथ कैसे मर गए। इंटरनेट पर इसके बारे में काफी जानकारी मिल जाती है, पर ज्यादातर शोधकर्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुए कार्बन डेटिंग से मिले डेटा के बुनियाद पर यह मानते हैं कि यह लोग करीब 9वीं शताब्दी में यहाँ पर हमारी तरह ही तीर्थ यात्रा पर आए थे, पर बदकिस्मती से ओलावृष्टि के चपेट में आ गए, जिस कारण उन सभी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। और अगर प्रचलित दंत कथाओं की माने तो यह हड्डियां कन्नौज के राजा, रानी और उनके साथ के लोगों की थी, जिनसे नाराज होकर मां नंदा ने उन पर ओलावृष्टि कर दी, जिनसे वह सभी वहीं मर गए। मैं वहां कोई 15 से 20 मिनट रहा और फिर ऊपर मंदिर के पास आ गया। अब हम लोग वहां बैठकर आसपास के नजारों को देखने लगे। हम लोग वहां को 1 घंटा रुके। 1 बज गए थे, मौसम खराब हो रहा था और हम नहीं चाहते थे कि वहां 2 और लोगों के कंकाल भी जुड़ जाएं, जिस कारण हम लोग नीचे की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि जीरो गली वहां से सिर्फ 250 फीट की दूरी पर ही है और रास्ता भी काफी चौड़ा नजर आ रहा था। हमें खराब होते मौसम के कारण वहां जाने का प्लान रद्द करना पड़ा और फिर धुंध भी इतनी ज्यादा थी कि हमें वहां से कुछ नजर भी नहीं आता। नीचे उतरते वक्त मन काफी हल्का लग रहा था। ट्रैक समाप्त करने की बेहद खुशी थी, पर और अधिक मजा आता अगर मेरे साथ विजय भी होते। उन्हें मैंने बहुत मिस किया। पिछली रात हम लोग भगवा वासा में ही रुके। सुबह सुबह करीब 7 बजे हम लोग अली बुग्याल के लिए बढ़ चले। मैं थोड़ा पहले निकल गया। देवेंद्र और कुंवर सिंह साथ साथ पीछे से आने वाले थे। मैं जैसे निकला मेरे साथ एक कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। अच्छा लगा कि मेरे साथ भी कोई है। पाथर नौचौनी की तरफ बादलों का खेल
अभी से ही चालू हो चुका था। मनीष ने आज के बारे में बताया था कि बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी। हम तो बस यह चाहते थे कि सूखे सूखे अली बुग्याल पहुंच जाए। घोड़ा लौटानी पहुंचने से पहले कुछ पलों के लिए बादल हटे और लगा जैसे नंदाघुंटी पर्वत की चोटी उन बादलों से झांककर मुझे विदाई दे रही हो। उस दृश्य को देखकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका और फिर वह चोटी फिर से बादलों से ढक गई। बंगाल से आए वह लोग जो पिछले दिन मुझे ऊपर रूपकुंड जाते वक्त मिले थे, मेरे साथ ही नीचे आ रहे थे। उनके साथ गपशप करता हुआ मैं बेदनी बुग्याल तक आ गया। वहां से वह लोग नीचे कैरोली पताल की तरफ चले गए और हम उसी रास्ते से आगे अली बुग्याल की तरफ, जो कि वहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें एक छोटा सा मंदिर मिला। बस यहीं से कोई 200 मीटर की दूरी पर आज हमें रुकना था। जब हम लोग शेड के पास पहुंचे तो हमें वहां बस एक ही टीम ठहरी हुई दिखी। हमें एक खाली शेड भी मिल गया। मेरा टेंट उस शेड के ठीक पीछे लगा दिया गया। अगले दिन सुबह नींद खुली तो मौसम बहुत खराब मिला। रात भर बिजली चमकती रही और तेज तेज बारिश होती रही। अब हम लोग उसके रुकने का इंतजार कर रहे थे।
करीब 10 बज गए थे। बारिश बंद हुई तो कुछ उम्मीद जगी। बरसात की वजह से जो देरी हो रही थी उससे हमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर दूसरी टीम के लोग जिन्हें आज पाथर नचौनी पहुंचना था थोड़े चिंतित थे। फिर अचानक से हमारी किस्मत चमकी और एक तरफ से बादल छटने लगे और सामने हिमालय के पर्वत दिखने लगे। बस यही मैं चाहता था कि कम से कम यहाँ से कुछ मिनटों के लिए ही सही हमें हिमालय के दर्शन हो जाए, जो कि हो गए। मन प्रसन्न हो उठा। तो काफ़ी प्रसन्न मन के साथ करीब 10:30 बजे तक हम लोग वहाँ से गैरोली पताल के लिए चल पड़े। वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, कोई 2.5 से 3 किलोमीटर का, जिससे हम लोग सीधा गैरोली पताल आ जाते हैं। हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई थी, जिससे चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी, कुछ गपशप की और फिर नीचे चलने को तैयार हो गए। वो कुत्ता जो हमारे साथ भगवावासा से आया था वो यहाँ पर हमें फिर से मिल गया और हमारे साथ ही नीचे वाण की तरफ चलने लगा। अब तक रास्ते में हमने उसे कई बार खाने के लिए अलग अलग चीज़ें दी, पर उसने कुछ नहीं खाया। पर यहाँ पर पहली बार हमारे दिए हुए बिस्किट खाकर उसने हमें धन्य किया। वाण गांव के उसी आखिरी होटल में जहाँ जाते वक्त मैंने बिस्किट खाया था, हम सब ने बैठकर कॉफ़ी पी। अब हमारी यात्रा खत्म हो चुकी थी। आप रास्ते में भटक जाओ। तभी तो मैं लेट आ पाया, भटक गया था ना मैं। मुझे गांव वाले से पता चला कि मौसम अब अगले 3-4 दिनों तक खराब ही रहेगा। और तो और ग्वालदाम और बागेश्वर में सरकार ने फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया था और बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए थे। मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से मानसून के पैटर्न में बदलाव आया है, कुछ सालों के बाद कोई भी ट्रैक आसान नहीं रहेगा। हमें ज़्यादा तैयारी के साथ जाना पड़ेगा और लैंडस्लाइड के चक्कर में खतरा भी ज़्यादा रहेगा। पिछली बार और इस बार के ट्रैक की सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। इस बार मनीष, गब्बर सिंह और विजय की कमी काफ़ी ज़्यादा खली। मोहन मुझे इस ट्रैक में मिल गया था तो ऐसा लगा जैसे वह मेरे साथ ही था। देवेंद्र मुझे मनीष की याद दिलाता रहा, क्योंकि वो मनीष के साथ ही काम करता है। पर मैं कुंवर सिंह जी को हमेशा याद रखूँगा। मैंने ऐसे हंसमुख इंसान बहुत कम ही देखे हैं और जब जब भी मैं रूपकुंड के बारे में सोचूंगा, मेरे मन में उनका हंसता चेहरा हमेशा आएगा। हिमालय के ऐसे ट्रैक्स हमारी मर्जी से पूरे नहीं किए जाते हैं। हमें कभी कभी इन पर्वतों के सामने हार माननी पड़ती है। वही पिछली बार हुआ। पर ज़िंदगी हमें यही सीख देती है कि हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कई चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती, पर जो होती है हम वह कर सकते हैं। और मेरे हाथ में था इस ट्रैक को दोबारा करने की कोशिश करना। रूपकुंड का ट्रैक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक है, जिसमें हमें घने जंगल,
विशाल बुग्याल और बर्फीले पर्वतों के नज़ारे सभी एक साथ मिलते हैं।